everyone, welcome back to my channel once again, Rodi's The Legal World, and today we are doing the chapter number 5 of funding, which is Securities and Exchange Board of India, SBEB and Sweat Equity Regulation 2021. However, this is not the name of this chapter. The name of the chapter is Indian Equity Non-Fund Based, and this can come for exam. This chapter can come for exam for like 4 marks. So basically in this particular thing we have to cover bonus issue and this regulation that has come in 2021. So before we start and we go ahead, I just want you all to know that I would try to fix this chapter within 45 minutes if that works, but I'll try my best to comprise the whole chapter from module within 45 minutes. Okay, let's get started. सबसे पहले देखना क्या बोल रहा है कि जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट है चैप्टर 1 to 3 SBEB, तो उसका जो एप्लीकेबिलिटी बेसिकली ये जो रेगुलेशन दिया है ना हमको, ये रेगुलेशन क्या है, सेबी SBEB NSE रेगुलेशन 2021, ये एप्लीकेबल किस पे, तो ये एप्लीकेबल है ये 5 चीज़ों पे चैप्टर 2 and 3 के हिसाब से, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स पे चैप्टर 4 के हिसाब से, ये 5 चीज़ों पे, ये 5 चीज़ें कौन सी है, ESOP, ESPS, SAR दैट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, GBS दैट इज जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट राइट, एंड RBS दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. तो ये चैप्टर 2 and 3, तो ये चैप्टर 2 and 3, ये चैप्टर 4. तो बेसिकली दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू दीज 6 स्कीम्स. सो विच इज, ये स्कीम्स हो गए, ये शेयर्स हो गए, इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, और ये 5 स्कीम्स हो गए. इस पे ये चैप्टर क्या है बेटा, एप्लीकेबल है इस चैप्टर के प्रोविजंस. So firstly, we are covering the provision of SEBI, SBEB and SE Regulation 2021 applicable to following company. ये बेसिकली अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है. अभी हमने क्या देखा कि कौन से स्कीम्स पे एप्लीकेबल है. अब हम देखेंगे कि जो सेबी SBEB एंड SE रेगुलेशन 2021 है, ये कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है. तो लिस्टेड कंपनी हु शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इन इंडिया एंड हु शेयर्स टू हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो बेसिकली वो लिस्टेड कंपनी जिसके जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे विद इन इंडिया एंड जो इशू करना चाहता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल है. फर्स्ट. सेकेंड, लिस्टेड कंपनी हु हैज अ स्कीम ऑफ व्हाट, listed company who has a scheme for benefit of employee directly or indirectly. मतलब ऐसी listed company जिसके पास employees के benefit के लिए scheme है directly या फिर indirectly, या फिर involving dealing, subscribing, purchasing securities of company directly or indirectly, and satisfy any of the following conditions that set up by the company or a group company. अब ये क्या बोलना चाह रहा है देखना, यहाँ पे देखना. सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला कि ये जो प्रोविजंस है ना सेबी SBEB, ये लगेगा इस पे लिस्टेड कंपनी पे जिसके शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे और जो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करना चाहता है. सेकंड, इसने कहा कि ऐसे लिस्टेड कंपनी जिसके पास स्कीम है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वो स्कीम में, डीलिंग, सब्सक्राइबिंग, परचेजिंग सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड सेटिस्फाई कर रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन की जो स्कीम है वो सेटअप किया है किसने बेटा, तो कंपनी ने या फिर ग्रुप कंपनी ने. स्कीम जो है वो फंडेड है या फिर गारंटेड बाय है कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी, और स्कीम जो है वो कंट्रोल या फिर मैनेज बाय है कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी. तो सेटअप बाय है या फंडेड एंड गारंटेड बाय है, कंट्रोल एंड मैनेज बाय व्हाट, तो कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी. अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर देता है, सो वो आ जाएगा इसके परव्यू में, वो आ जाएगा प्रोविजंस ऑफ सेबी SBEB एंड SE, उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो बेसिकली सेबी SBEB एंड SE रेगुलेशन 2021 है, वो एप्लीकेबल किस पे, ऐसी लिस्टेड कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, और ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके पास स्कीम है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस इन्वॉल्व है डीलिंग, सब्सक्राइबिंग, परचेजिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, एंड सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन की वो जो स्कीम है जिसमें आप डीलिंग सब्सक्राइबिंग कर रहे हो वो सेटअप किया है या फंडेड या गारंटेड बाय है या फिर कंट्रोल मैनेज बाय कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी. अब यहाँ पर देखना एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या होता है. तो बेसिकली एम्प्लॉय का डेफिनेशन इन चारों के लिए अलग है, इन 5 के लिए एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग है, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए डेफिनेशन अलग है. तो अभी हम जो एम्प्लॉय का डेफिनेशन देख रहे हैं वो इन 5 के लिए देख रहे हैं. सो एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय जो कि वर्किंग है इंडिया में या अब्रॉड में, मतलब एम्प्लॉय कोई भी जो वर्किंग है इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, और डायरेक्टर वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, मतलब पार्ट टाइम भी चलेगा, ठीक है चलेगा,
बट प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चलेगा, लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। मैं बताती हूँ आपको, मतलब देखना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ना ही मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप होना चाहिए। अभी अभी तक मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉय अंडर एसबीबी रेगुलेशन में मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉय कौन होगा। तो एम्प्लॉय वो होगा जो इंडिया में काम करता है फिर आउटसाइड इंडिया में काम करता है। एम्प्लॉय इंक्लूड्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय में डायरेक्टर को भी हम लोग काउंट करेंगे, वेदर वो होल टाइम डायरेक्टर है या फिर पार्ट टाइम है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी लेंगे, लेकिन वो ना तो प्रमोटर होना चाहिए ना प्रमोटर ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन 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 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉय। अभी तक ये समझा? फिर देखना, थर्ड बोल रहा है एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑफ होल्ड, मतलब हम एम्प्लॉय में हम होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी की एम्प्लॉय को भी काउंट करेंगे, वेदर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप के एम्प्लॉयज, या फिर या फिर डायरेक्टर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब ऐसे डायरेक्टर जिनके पास इक्विटी शेयर्स के 10% से ज़्यादा है कंपनी के, उनको हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। तो एम्प्लॉय में क्या क्या देखा हमने बेटा, एम्प्लॉय जो है वर्किंग इन इंडिया है या फिर अब्रॉड में है, डायरेक्टर है वेदर होल टाइम या पार्ट टाइम, प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ना तो वो प्रमोटर ना ही वो प्रमोटर ग्रुप में इन्वॉल्व है, प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा एम्प्लॉय, प्लस एम्प्लॉय इंक्लूड्स एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, बट डज नॉट इंक्लूड प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप में नहीं होना चाहिए। एंड डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो होल्ड कर रहा है मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर, वो भी नहीं होगा एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पज। So now we will understand what is General Employee Benefit Scheme (GEBS) and what is RBS. तो General Employee Benefit Scheme क्या होता है बेटा? Any scheme of a company framed in accordance with this regulation dealing in shares of the company or the shares of a listed company, मतलब कोई भी स्कीम, एनी स्कीम ऑफ द कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन, ऐसा कोई भी स्कीम जो इस रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया है, जो डील कर रहा है शेयर्स ऑफ द कंपनी या फिर शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, जीबीएस क्या काम करता है बेसिकली, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर बेनिफिट। देखना और बहुत सारी कंपनी में हेल्थ केयर बेनिफिट देते हैं, हॉस्पिटल केयर बेनिफिट देते हैं, इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ, स्कॉलरशिप फंड्स देते हैं, सच अदर बेनिफिट एज स्पेसिफाइड बाय सच कंपनी, सो दैट कम्स अंडर जीबीएस। एंड आरबीएस के अंडर क्या आता है, एनी स्कीम framed in accordance with its regulation dealing in shares of the company or its listed company for providing retirement benefits to employees subject to compliance with the existing rules and regulation of the law। तो बेसिकली कोई भी स्कीम जो रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया है, डील कर रहा है सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी और दी लिस्टेड कंपनी एंड प्रोवाइडिंग क्या, तो रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज इट। अब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या बताया मैंने, स्कीम्स ऑफ ईसॉप जो है ना कैन बी इम्प्लीमेंटेड या तो डायरेक्ट रूट से या तो ट्रस्ट रूट से। कैसा, क्या बोलने का मतलब क्या है देखना, जो ईसॉप का जो स्कीम है ना, जो ईसॉप, ईएसपीएस, एसबी, जीबीएस, सार, ये सारे जो स्कीम है ना, ये इम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं, कैसे वर्कआउट होगा, बेसिकली डायरेक्ट रूट से या तो ट्रस्ट रूट से। डायरेक्ट रूट क्या होता है कि कंपनी ने ऑप्शन दिया एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ ने उस ऑप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया एंड फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एम्प्लॉय को हो गया, दैट इज नथिंग बट दी डायरेक्ट रूट, की डायरेक्ट कंपनी और एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ट्रस्ट रूट में क्या हो जाता है ना बेटा, यहाँ पे ट्रस्ट है, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे मार्केट है, ये चार पार्टिसिपेंट्स आ गए। अब इसमें देखना क्या होता है, ट्रस्ट जो है, कंपनी जो है बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन देगी इसका, अपने ये जो 5 ऑप्शंस है ना, ईसॉप, ईएसपीएस, सार, जीबीएस, आरबीएस, ये सारे ऑप्शन देगी एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करवा देगा। जब एम्प्लॉय ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, कंपनी अब देगी लोन ट्रस्ट को। ट्रस्ट क्या करेगा, ट्रस्ट जो है मार्केट में जाएगा और शेयर्स खरीदेगा, शेयर्स बाय करेगा और शेयर्स इनको दे देगा एम्प्लॉय को। जब भी वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड जब भी होगा तो शेयर्स इनको दे देगा, इनसे लेगा पैसे, इनसे पैसे लेने के बाद लोन रिपे कर देगा कंपनी को, और इसी को कहते हैं हम सेकेंडरी एक्विजिशन, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स परचेज हो रहा है कहाँ से, मार्केट से। यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू कर रही है शेयर्स का, अपने पास से दे रही है शेयर्स एम्प्लॉय को। यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू ना करके ट्रस्ट के थ्रू मार्केट से शेयर्स एक्वायर करके तब एम्प्लॉयज़ को दे रही है। सो मैंडेटरी ट्रस्ट रूट जो है, मैंडेटरी व्हेन कंपनी इशूज ईसॉप थ्रू सेकेंडरी एक्विजिशन, मतलब अगर सेकेंडरी एक्विजिशन से कंपनी शेयर्स एक्वायर करके एम्प्लॉयज़ को दे तो ट्रस्ट का आना बीच में मैंडेटरी है। आई होप इट्स डन। अब यहाँ देखना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। अगर मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस वे से अगर हमको इम्प्लीमेंट कराना है क्या स्कीम को, तो अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा।
तो बेसिकली अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। सबसे पहले क्या बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम बाय कंपनी या तो डायरेक्ट रूट से हो सकता है या तो ट्रस्ट से हो सकता है। हमने अभी अभी देखा ट्रस्ट रूट से अगर होता है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपफ्रंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ टू बी डिसाइडेड, मतलब जो अगर स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमको ट्रस्ट रूट से स्कीम इम्प्लीमेंट करना है तो ये आपको अपफ्रंटली शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो या तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम आप कर सकते हो डायरेक्टली या फिर थ्रू ट्रस्ट, ऑब्टेन करना पड़ेगा शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर सेटिंग अप दिस स्कीम थ्रू ट्रस्ट। ठीक है, समझ रहा है। सेकेंड बोल रहा है कंपनी में चेंज मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, लेकिन उसके लिए आपको फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से बाय पासिंग SR एंड सच अ चेंज इज नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर बेसिकली देखना क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि कंपनी को अगर मोड चेंज करना है, पहले वो ट्रस्ट से डायरेक्ट रूट से दे रही थी, अब उसको ट्रस्ट रूट से देना है, या ट्रस्ट रूट से दे रही थी अब उसको डायरेक्ट रूट देना है, क्या वो कर सकती है? तो कर सकती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो कंपनी में चेंज मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम प्रोवाइडेड फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा SR पास करके, और ये जो चेंज है वो एम्प्लॉय के लिए प्री जुडिशियल, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के हिसाब से प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए। फिर बोला है इफ स्कीम इन्वॉल्व्स सेकेंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट और बोथ देन इट इज मैंडेटरी दैट इट हैज़ टू बी थ्रू ट्रस्ट ओनली। मतलब अगर आप स्कीम है, आपका स्कीम जो इन्वॉल्व हो रहा है सेकेंडरी एक्विजिशन से हो रहा है, गिफ्ट से हो रहा है, दोनों से हो रहा है, इट इज मैंडेटरी टू इशू दैट इम्प्लीमेंट दैट स्कीम थ्रू ट्रस्ट ओनली। फिर देखना थर्ड पॉइंट देखना यहाँ पे, सिंगल ट्रस्ट मैनेज मल्टीपल स्कीम। एक जो ट्रस्ट है यहाँ पर हमने जो देखा था, ये जो ट्रस्ट है हमारा, ये सिंगल ट्रस्ट है, ये मल्टीपल स्कीम जैसे कि ESPS, ESOP, जैसे कि SAR, जैसे कि GEBS, जैसे कि RBS, तो ये मल्टीपल स्कीम जो है, ये जो है ना अपना ट्रस्ट, ये मल्टीपल सिंगल ट्रस्ट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल स्कीम। तो वहाँ यहाँ पर वही बताया कि सिंगल ट्रस्ट मैनेज मल्टीपल स्कीम प्रोवाइडेड, उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, गिव टू फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ ईच स्कीम, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दे और अकाउंट्स जो रिकॉर्ड जो मेंटेन कर ले। फिर बोला है थर्ड वाला पॉइंट दैट जो कंपनी है उसको मैंडेटरी है कि वो ट्रस्ट डील फाइल करेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, फिर बोला है कब, लेकिन ये सब कब हो रहा है? ट्रस्ट डीड फाइल कर रही है मैंडेटरी, क्यों फाइल कर रही है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को? डायरेक्ट रूट से हो रहा है क्या? नहीं बेटा, इनडायरेक्ट थ्रू ट्रस्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट रूट से हो रहा है, थ्रू ट्रस्ट हो रहा है, डायरेक्ट रूट से नहीं हो रहा है। सो फिर कंपनी को ट्रस्ट डीड फाइल भी करना ट्रस्ट डीड जो है वो भी फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरी टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी शेल नॉट बी, अब पर्सन जिसको आप ट्रस्टी बना रहे हो, बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये जो ट्रस्टी है, ये जिसको आपने ट्रस्टी बनाया, ये ना तो आपका प्रमोटर होना चाहिए ना डायरेक्टर होना चाहिए। देखना कौन कौन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखना यहाँ पे, ना प्रमोटर हो सकता है, ना प्रमोटर डायरेक्टर हो सकता है, ना प्रमोटर ग्रुप का हो सकता है, ना KMP हो सकता है, खुद की कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, और देयर रिलेटिव। मतलब कि ये जो ट्रस्टी है ना, ये जो ट्रस्टी है ना, प्रमोटर होगा, ना डायरेक्टर होगा, ना प्रमोटर ग्रुप का होगा, ना KMP होगा, ना KMP होगा, और क्या नहीं होगा ये ऑफ किसका? तो ना तो होल्डिंग कंपनी का हो सकता है, ना सब्सिडरी कंपनी का हो सकता है, ना एसोसिएट कंपनी का हो सकता है, ना तो इन लोगों का, ना ही इनके रिलेटिव्स का भी नहीं हो सकता है। और ऐसा कोई बेनिफिशियरी जो होल्ड कर रहा है 10% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या बोला मैंने कि जो ट्रस्ट है ना, ये जो ट्रस्ट जो खोला उसका ट्रस्टी भी होगा। तो ये जो ट्रस्ट है ना तो प्रमोटर डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप KMP नहीं हो सकता, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ना तो उनके रिलेटिव्स, ना ही ऐसा बेनिफिशियरी जो होल्ड कर रहा है 10% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी। तो ऐसा पर्सन जो है ना वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा मैंने, पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी शेल नॉट बी डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप KMP ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और देयर रिलेटिव और बेनिफिशियरी होल्डिंग 10% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग राइट। अगर OPC अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी है तो 2 ट्रस्टी लगेंगे, कंपनी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी है तो मिनिमम 1 ट्रस्टी की जरूरत पड़ेगी। फिर बोला है ट्रस्टी जो है वो वोट नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय सच ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट बेसिकली अभी देखना है यहाँ पे, ये ट्रस्ट है, इसने शेयर परचेस किया
मार्केट से। अब इसके पास जो शेयर्स है देने के लिए एम्प्लॉयज को, इन शेयर्स पे ना तो वो वोट कर सकता है ना ही उसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो कहाँ पे थे हम? ट्रस्टी टू इंश्योर दैट की नहीं यहाँ पे नहीं थे। ट्रस्टी कैन नॉट वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय सच ट्रस्ट टू अवॉइड मिसयूज, एंड ट्रस्टी टू इंश्योर अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर trustee to ensure approval from shareholders has been obtained to implement the scheme and undertake the secondary acquisition। क्या बोला है कि ट्रस्टी को इंश्योर करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर अप्रूवल ऑब्टेन है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। ओके, तो बेसिकली ये जो हम लोग बोल रहे थे ना, ये किसका काम है इंश्योर करना कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया? ये काम है ट्रस्टी का इंश्योर करना